नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने दिलाया भरोसा, ड्रैगन से समझौते में कुछ खोया नहीं, चीन भी जान गया है हमारा संकल्प। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पहले ही बातचीत में बाइडेन ने जिनपिंग को लताड़ा, शिनजियांग का मुद्दा उठाकर चीनी राष्ट्रपति को घेरा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, हमें अन्य पार्टियों के गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार बनेगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजनाथ ने दिलाया भरोसा, ड्रैगन से समझौते में कुछ खोया नहीं, चीन भी जान गया हमारा संकल्प। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि ड्रैगन के साथ हुए समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है, इससे चीन भी भारत का संकल्प जान गया है। इन्होंने कहा कि नॉर्थ एरिया में भारत अपनी सेना को धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा, जबकि चीन फिंगर 3 एरिया में अपनी सेनाओं को रखेगा। पुरानी स्थिति को जल्द ही बहाल किया जाएगा, यही स्थिति साउथ पोस्ट पर भी रहेगी। अस्थायी रूप से पेट्रोलिंग भी स्थगित होगी। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि पिछले सितंबर महीने से ही भारत और चीन दोनों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए से एक दूसरे के साथ बातचीत को जारी रखा। हमारा उद्देश्य LAC पर शांति बहाल करने के साथ साथ यथास्थिति बनाए रखना था। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने एक तरफा चीनी कार्रवाई की चुनौतियों का जवाब दिया और पैंगोंग त्सो के दक्षिण और उत्तर दोनों किनारों पर वीरता और साहस दिखाया। कई रणनीतिक बिंदुओं की पहचान की गई और हमारे सैनिकों ने हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर खुद को तैनात किया है। उन्होंने कहा कि सदन को यह भी जानना चाहिए कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर कुछ अन्य बिंदुओं पर तैनाती और पेट्रोलिंग के संबंध में अभी भी कुछ मुद्दे बकाया है। उन्होंने कहा अब तक दोनों तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी हमारे संकल्प से अवगत है। हमें उम्मीद है कि चीन की ओर से सभी बचे हुए मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा था कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति PM के इस निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। इसी के तहत हमारी बीते साल सितंबर से ही बातचीत चल रही थी। अब तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड की बातचीत हुई है। सचिव स्तर पर भी बैठकें होती रही हैं। इसके चलते पैंगोंग लेक पर उत्तर और दक्षिणी हिस्से से दोनों की सेनाएं हट रही हैं। राज्यसभा में सिंह ने कहा था कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं और सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पहला, दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को माना जाए और उसका सम्मान किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास नहीं किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले ही बातचीत में बाइडेन ने जिनपिंग को लताड़ा, शिनजियांग का मुद्दा उठा चीनी राष्ट्रपति को घेरा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत से मात खाने वाले चीन को अमेरिका से भी जल्द राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद की शपथ लेने के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने चीन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर जमकर लताड़ लगाई। बाइडेन ने पिछले महीने ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और इससे पहले उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोन पर बातचीत हुई थी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत में बाइडेन ने चीन के अनुचित व्यापार प्रथाओं, हांगकांग में उसकी सख्त कार्रवाई, शिनजियांग में मानवाधिकारों का हनन और क्षेत्र में उसकी मुखरता के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। दोनों के बीच यह बातचीत चीन के महत्वपूर्ण लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर हुई है। बाइडेन ने फोन कॉल के बाद ट्वीट कर लिखा, मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं चीन के साथ तभी काम करूंगा जब अमेरिकी लोगों को फायदा पहुंचेगा। बातचीत के सिलसिले में व्हाइट हाउस ने भी एक बयान जारी किया है। उसने कहा, राष्ट्रपति ने बीजिंग की जबरदस्त और अनुचित आर्थिक प्रथाओं, हांगकांग में कार्रवाई, शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन और ताइवान में चीन की स्थिति के बारे में अपनी बुनियादी चिंताओं को व्यक्त किया। बाइडेन की लताड़ के बाद चीन ने किया पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा खूब सुनाए जाने के बाद चीन ने भी पलटवार किया है। चीन के आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक बयान ने कहा
कि शी जिनपिंग ने बाइडेन को बता दिया कि ये सभी मुद्दे चीन के आंतरिक मुद्दे हैं। जिनपिंग ने अपने समक्ष बाइडेन को बताया, ताइवान और हांगकांग से संबंधित मुद्दे चीन के आंतरिक मामले और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे हैं। अमेरिका के पक्ष को चीन के प्रमुख हितों का सम्मान करना चाहिए। जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों की राय कुछ मुद्दों पर भिन्न हो सकती है, लेकिन आपसी सम्मान दिखाना, एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करना और रचनात्मक रूप से मतभेदों को ठीक से संभालना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असेंबली इलेक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर कहा, हम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हमें अन्य पार्टियों के गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक बढ़ गई है। आज गुरुवार को एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा नाम रखने के पीछे भाजपा का उद्देश्य केवल मुख्यमंत्री, सत्ता या किसी मंत्री को बदलना नहीं है। हमारा एजेंडा बंगाल के जनमानस के अंदर अभी जो चल रहा है उसको रोकने और परिवर्तित करने की इच्छा जगाना है। हम बंगाल की स्थिति को बदलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि दीदी जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ती हैं। उन्होंने कहा, जय श्री राम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बंगाल के लोगों का नारा है। ये राजनीति से अलग नहीं है, ये संस्कृति और भावनाओं का सवाल है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। लोकसभा में हमारे वोट बढ़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ बोले, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों पर खुली वार्ता के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन कर सकती है। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और नए कानूनों में किसानों के उत्पादों का सौदा होगा, न कि उनकी जमीन का। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और देश में कहीं भी उनके उत्पादों को बेचने के लिए नए कृषि कानून बने थे। उन्होंने कहा, भ्रम का माहौल पैदा किया गया और कहा गया कि थोक बाजार खत्म हो जाएगा, एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों की जमीन गिरवी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया और निहित स्वार्थ के लिए लोगों ने यह भ्रम पैदा किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा, इन कृषि कानूनों पर वार्ता के लिए सरकार तैयार है और जरूरत पड़ने पर इनमें संशोधन कर सकती है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान पिछले ढाई महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है क्योंकि किसान कानूनों को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी से भागे चीनी टैंक, भारत को मिली सबसे बड़ी जीत, देखें कैसे पीछे हटी सेना। जी हां दोस्तों, पिछले 1 साल से लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच जारी तनाव के कारण पूरा देश सीमा सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित था। इन 1 सालों में भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाया और चीन के जवानों के सामना तड़कर करने और सीमा में घुसपैठ रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। दूसरी तरफ सरकार ने भी चीन और जिनपिंग सरकार पर दबाव बनाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए, जिसका नुकसान आर्थिक और वैश्विक स्तर पर चीन को हुआ। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक पीछे हटे सेना के टैंक नतीजतन आखिरकार पूर्वी लद्दाख में विवादित क्षेत्र से दोनों देशों की सेना पीछे हटी। भारत ने चीन के साथ राजनयिक और सैन्य स्तर पर हुई वार्ता के साफ कहा था कि चीन के सैनिक जब तक सीमा से पीछे नहीं हटेंगे, भारत अपने रुख पर डटा रहेगा। आज जब राजनाथ सिंह ने सदन में भारत और चीन की सुलह का ऐलान करते हुए कहा कि अप्रैल तक एलएसी पर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, तो पूरे देश के लिए ये किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने दी गई और न लेने दी जाएगी। जिसके बाद अब लद्दाख का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीन के आर्मी टैंक बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं। ये वीडियो पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके का बताया जा रहा है। बता दें कि लद्दाख में साउथ बैंक के पास से टैंक और सशस्त्र वाहन हटाने का काम सेना ने खत्म कर लिया है। भारत और चीन दोनों ने ही इस इलाके में करीब 100 टैंक लगाए गए थे। हालांकि अब पैंगोंग लेक इलाके में सेनाओं और उनके टैंक्स के पीछे हटने के बाद 48 घंटे के भीतर 10वीं कोर के कमांडर बैठक करेंगे। बैठक में विवाद के अन्य क्षेत्रों जैसे डिस्पांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेमचौक पर चर्चा की जानी है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
पूर्वी लद्दाख हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे, राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर अब तक 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने इस दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया था। ऐसे अब पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वो दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए, राजनाथ सिंह। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति तथा दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का यही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2020 से लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का परस्पर स्वीकार्य करने का तरीका निकाला जाए। अभी तक वरिष्ठ कमांडर के स्तर पर 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। राज्यसभा में सिंह ने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं और सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का यही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कूच बिहार रैली में बोले अमित शाह, चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम कहने लगेंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को परिवर्तन यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान राजवंशियों के गढ़ कूच बिहार में एक सभा में उन्होंने कहा कि यह सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा है। शाह ने दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन यात्रा घुसपैठ रोकने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बंगाल को नीचे ले गई। सभा में मौजूद लोगों से शाह ने अपील की कि 10 साल तक टीएमसी को मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे। हम आपको 5 साल में सोनार बांग्ला दे देंगे। चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने से रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सरकार आने से किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता को गुंडों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के दंगा प्रमुख के मुकाबले बीजेपी का बूथ प्रमुख पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। शाह ने कहा कि ममता ने किसानों की मदद नहीं होने दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आएगी तो जो 12,000 रुपए नहीं मिले उसके समेत 18,000 रुपए दिलाने के लिए पहले ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे। शाह ने आरोप लगाया कि ममता को राम से परेशानी है। उन्होंने पूछा कि जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति है। शाह ने कहा कि चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैंगोंग झील से कदम पीछे हटाने को मजबूर हुआ चीन। संसद में एलएसी पर राजनाथ के बयान की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति बन गई है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर धान सिम थापा पोस्ट पर रहेगी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। उन्होंने सेना के बहादुर जवानों की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, पहला, दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को माना जाए और उसका सम्मान किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास नहीं किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की जय। WHO ने भी बताया सेफ, देने जा रहा है अप्रूवल। जी हां दोस्तों, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से विकसित किए गए कोरोना टीके कोविशील्ड की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जमकर तारीफ की है। WHO के पैनल ने बुधवार को कहा कि कोविशील्ड के फायदे किसी जोखिम के मुकाबले बहुत अधिक है और इन टीकों के इस्तेमाल के लिए सिफारिश की जानी चाहिए। पैनल ने कहा यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी सुरक्षित है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी ने कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को परखने का काम आखिरी चरण में है और इस महीने के मध्य तक इसे इमरजेंसी अप्रूवल दी जा सकती है।
टीकाकरण पर WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पैनल ने ज्वाइंट ब्रीफिंग में कहा कि कोविशील्ड के टीकों का अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इसके फायदे किसी जोखिम से बहुत अधिक हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस उत्पाद को जल्द इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल सकती है। सेज ने कहा कि इसके 2 डोज दिए जाएं और इनके बीच 8 से 12 सप्ताह का गैप हो। इनका इस्तेमाल 65 या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी हो सकता है। सेज के प्रमुख अलेजांड्रो क्रावियोटो ने कहा कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी इसे इस्तेमाल नहीं किए जाने की कोई वजह नहीं है, जहां कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन की वजह से एस्ट्राजेनेका के टीकों प्रभावीपन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने एक सिफारिश की है कि भले ही इस वैक्सीन की सुरक्षा क्षमता में पूर्ण प्रभाव होने की संभावना में कमी हो, विशेष रूप से गंभीर बीमारी के खिलाफ इस बात का कोई कारण नहीं है कि इसका उपयोग उन देशों में भी नहीं किया जाए जहां नए स्ट्रेन फैल रहे हैं। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका में एस्ट्राजेनेका के टीकों का प्रयोग रोक दिया गया क्योंकि कुछ एक छोटे ट्रायल के डेटा से यह बात सामने आई कि यह नए स्ट्रेन के हल्के से मध्यम संक्रमण से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सख्त हुए सरकार के तेवर, कहा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी हो, गलती पर होगा कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के ट्विटर के साथ चल रहे विवाद के बीच IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोहरे मानक की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब में कहा, यह ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप हो, अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 26 जनवरी को राजधानी में हुई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार ने कहा था कि खालिस्तानी और पाकिस्तान की ओर से समर्थित भारत के खिलाफ चल रहे ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जाए। इस मामले में आदेश का पालन न करने पर IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई भुगतने की चेतावनी देने की भी बात सरकार ने कही थी। इसी मसले पर बोलते हुए IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के कड़े रुख से परिचित करा दिया है। मंत्री ने कहा, भारत में काम करें, आपके यहाँ लाखों फॉलोअर्स हैं, पैसा कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, हमने अब ट्विटर को हरी झंडी दे दी है, हमारे विभाग ट्विटर के साथ बातचीत में है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन में यह सवाल उठाना चाहता हूं कि यह मुद्दा क्या है कि जब US कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस जांच के साथ खड़े रहे, लेकिन जब लाल किले पर हिंसा हुई तो वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ चले जाते हैं। लाल किला हमारे गौरव का प्रतीक है, हम इस दोहरे मापदंड की अनुमति नहीं देंगे। यह क्या है, आप नरसंहार ट्रेंड कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। हालांकि अगर फर्जी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के लिए अमेरिका की नई रणनीति, राष्ट्रपति बाइडेन ने की नई टास्क फोर्स की घोषणा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है। पेंटागन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रक्षा विभाग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीजिंग की हर चाल को नाकाम करने के लिए सैन्य रणनीति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। पेंटागन यात्रा के दौरान बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी जिससे हम चीन की रणनीति के खिलाफ मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हिंद प्रशांत तथा दुनिया भर में शांति बनाए रखने और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर रोक लगाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में लोकतंत्र बचाने को भारत की शरण में दहल, कहा मदद करे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, नेपाल के पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भारत की शरण में है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस मामले में भारत से अपील की है। बुधवार को काठमांडू में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े को संबोधित करते हुए पुष्प कमल दहल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि PM KP शर्मा ओली के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है और हम ऐसे देशों से उसे बचाने की अपील कर रहे हैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं। पुष्प कमल दहल ने खुले तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करके उन्होंने साफ इशारा जरूर किया है। दरअसल बीते साल 20 दिसंबर को KP शर्मा ओली ने संसद भंग करने का फैसला लिया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं, खास तौर पर ऐसे देशों से जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसियों से अपील करते हैं कि वे ओली के अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ बोले। ओली की ओर से संसद भंग किए जाने की बात से ही दहल और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा विरोध कर रहा है। सदन भंग किए जाने के 2 दिन बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी भी विभाजित हो गई थी और अब उसके किस गुट को वैधता प्रदान की जाए, यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। दहल और नेपाल गुट का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का उनका अधिकार है, जबकि ओली का कहना है कि पार्टी उनके साथ है। इसी सिलसिले में बुधवार को ओली के खिलाफ प्रचंड और माधव नेपाल गुट ने बड़ा प्रदर्शन किया था। अब शुक्रवार को भी यह गुट एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। मंगलवार को भी पुष्प कमल दहल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपील की थी। हालांकि उनके गुट के किसी और नेता ने अब
तक इस तरह की मांग नहीं की है। ओली की ओर से संसद को भंग किए जाने के बाद से अब तक 2 महीने का वक्त गुजर गया है। नेपाल के संविधान की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है यह एक तरह से तख्तापलट जैसा है। इसके बाद भी अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। इस मामले में प्रतिक्रिया देने वाला भारत पहला देश था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। यह उनका आंतरिक मामला है जिसे उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से हल करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब भारतीय सीमा में नहीं होगी आतंकियों की घुसपैठ, भारत ने की ये खास तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए पुरानी बाड़ की जगह नई बाड़ लगाने का काम जारी है। यह बाड़ ऐसी होगी जिसे आतंकी काट नहीं पाएंगे और न ही इस पर जंग लग पाएगा। 1 किलोमीटर में इस बाड़ को लगाने की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पंजाब के अमृतसर में 7.18 किलोमीटर लंबे एंटी कट फेसिंग बाड़ लगाने का पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2020 में पूरा हो चुका है। इसे लगाने पर 14.30 करोड़ का खर्च आया है। वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जहां पर कमजोर फेसिंग लगी है वहां एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पिछले साल केंद्र ने 2 पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 71 किलोमीटर की दूरी कवर किया है, जिसमें 10 किलोमीटर क्षेत्र भारत पाक सीमा और 61 किलोमीटर क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा का कवर किया गया है। अब इसे पाकिस्तान के साथ लगती 3323 किलोमीटर और बांग्लादेश से लगती 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई चरणों में पुराने बाड़ को हटाकर एंटी कट फेसिंग की जाएगी। बता दें कि अभी सीमा के अधिकांश हिस्से में जो कटीली तार लगी है उसे घुसपैठिए आसानी से काट देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर ऐसी ही तार लगी है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल पंजाब और कश्मीर से लगे पाकिस्तान की 1900 किलोमीटर लंबी सीमा पर एंटी कट फेसिंग करना है ताकि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।